हेलो एवरीवन, मैं दीपक गुप्ता आपका अपने चैनल अकेडमिक लाइफ पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक सीबीएसई बोर्ड तथा यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारियां समय तक पहुंचाता रहूँगा। साथ ही मैं इस चैनल पर कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंट की पूरी प्रिपरेशन आपके 2023 में होने वाली परीक्षा के लिए करवाऊँगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि बेटा ये आपका 12th क्लास का अकाउंट्स का सिलेबस है जो कि सीबीएसई बोर्ड ने जारी करा है। सीबीएसई बोर्ड ने आपका सिलेबस जारी कर दिया है। साथ ही सीबीएसई बोर्ड ने ये भी बता दिया है कि आपके इस बार के एग्ज़ाम हाफ ईयरली बेस पे नहीं होंगे, बल्कि जैसे कोविड से पहले आपके एग्ज़ाम होते थे पूरे साल की परीक्षा एक बार में करवाई जाएगी, जो कि अप्रैल या मार्च के मंथ में होगी। ठीक है, तो जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिलेबस है आपका जो 2023 में होने वाली परीक्षा के लिए वैलिड है। सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड ने अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। जैसे ही जानकारी हमारे तक पहुंचेगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, देखिए सिलेबस है आपका ये बेटा ये 2022 में जो आपके इस बार एग्ज़ाम हुए हैं ये उसमें चेंजेस आए थे, ये वो सारे चेंजेस हैं। ठीक, और जो 2023 में अब आपके एग्ज़ाम होंगे ये वो सारे चेंजेस हैं कि जो उसमें चेंजेस दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको सारे पढ़ के समझाता हूँ, बस आप वीडियो पर देखते रहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ बेटा, अकाउंट्स के लिए सबसे चर्चित बुक टीएस ग्रेवाल को हम रेफ़र करेंगे। ये बुक बेहतरीन है और ज़्यादातर बच्चे इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है सर, स्टूडेंट्स टीचर सब इसी को फॉलो करते हैं। देखिए बेटा 2022 में ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपको इन्हें भी पढ़ना है तो आपको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर पूरा सिलेबस है। आप वहाँ जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, जैसे कि अकाउंट्स के अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या आर्ट्स साइड के जो भी आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, देखिए बेटा मैं आपको समझाऊं। यूनिट नंबर 1 आपकी क्लास 12 अकाउंट में यूनिट नंबर 1 है एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये बेटा आपका पूरा का पूरा एंटायर यूनिट इस बार डिलीट कर दिया गया है। इस बार एग्ज़ाम में यानी 2023 में होने वाली परीक्षा में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 2022 के लिए गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे आपकी यूनिट नंबर 2 में पार्टनरशिप में। ये चेंजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट ने क्या करा, इस बार वो सारे चेंजेस को रिमूव कर दिया और जो सारे टॉपिक्स हटाए गए थे उन्हें वापस क्या कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है। ये सारे टॉपिक आपके वापसी आ चुके हैं। ठीक, यूनिट नंबर 3 में बेटा आपका कंपनीज अकाउंट के लिए यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसमें आपका एक चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये 2022 में डिलीट कर दिया गया था ताकि एग्जाम में नहीं आया ये। ठीक, और गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है कि इस बार भी आपके बोर्ड ने कहा है कि ये अभी भी स्टिल डिलीट ही रहेगा, ये अभी भी एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। साथ ही बेटा यूनिट नंबर 4 में आपको दिख रहा है, यूनिट नंबर 4 में आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसमें पहले कोई चेंज नहीं था, लेकिन हाँ इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसको एग्ज़ाम से डिलीट कर दिया गया है। ये 2023 में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, साथ ही रेशो में 2 और रेशो ऐड की गई हैं। लिखा हुआ है साफ साफ डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशो। इन 2 रेशो को ऐड किया गया है सिलेबस में इस बार। ठीक है सर, देख के चलेंगे। और साथ ही कैश फ्लो स्टेटमेंट की यूनिट नंबर 5, इसमें आपका पहले भी कोई चेंज नहीं था, अब भी कोई चेंज नहीं है। ये सारा सिलेबस आपके सामने है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप टेलीग्राम लिंक पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ से इस पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर लें। ठीक है बेटा, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 12th साथ ही 11th लेकिन स्पेशली क्लास 12th के लिए पूरी प्रिपरेशन कराऊँगा। आपके 2023 में होने वाली परीक्षाओं तक साथ रहूँगा आपके। बस आप वीडियो से के साथ जुड़े रहें और अगर आपको वीडियो रेलिवेंट लगे और बेहतरीन लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, मैं आपको पता है जब एनपीओ हटा दिया गया है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सीधा पार्टनर से, यूनिट नंबर 2। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आज अपना टॉपिक पार्टनर पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा ये पार्टनरशिप है। ये सारे के सारे मेरे द्वारा हाथ से लिखे गए नोट्स हैं जो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको इनका भी पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो बेटा वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं। पूरे नोट्स की गारंटी है, आपका एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट इससे बाहर नहीं आएगा। सारा सिलेबस आपका इसके अंदर से ही कवर होगा। ठीक, देखिए आप पार्टनरशिप एग्ज़ाम में आपके ये 36 मार्क्स की आएगी इस पर सीबीएसई बोर्ड में।
चेंजेस के कारण गवर्नमेंट ने इशू करा है सीबीएसई बोर्ड ने कि आपके एग्ज़ाम में 36 मार्क्स तक का इस बार पूछा जाएगा। ठीक, पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे इंडिया में पार्टनरशिप के लिए जो लॉ बना हुआ है वो कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि इंडिया में पार्टनरशिप से जुड़े कोई भी मतभेद हैं या किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट बना हुआ है, उसका नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी एक बार क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछा गया था कि पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो बेटा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट में कहाँ पे लिखी हुई है, सेक्शन 4 में। आपको सेक्शन याद नहीं करना है, बस जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं या सुन सकते हैं। देखिए, पढ़ता हूँ मैं, ध्यान से स्टार्टिंग से सुनिएगा और समझिएगा। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। आपको मैं इसका पूरा मीनिंग समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स है बेटा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस डेफिनेशन में। क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन कैसा रिलेशन बेटा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल मीन्स क्या होता है, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ अलग से। म्यूचुअल रिलेशन आपको दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। रिलेशन कौन सा है ये, म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल मतलब क्या होता है, मीन्स बेटा पार्टनर्स अपनी सहमति से जुड़े हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया है, वो अपनी खुद की स्वेच्छा से हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, बिटवीन पर्सन्स, यहाँ पे जो बेटा पर्सन्स वर्ड हाईलाइट किया गया, उस पर्सन्स का क्या मीनिंग है, पर्सन्स का मीनिंग सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं है, यानी कि सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है जो इंडिविजुअल है, जैसे कि आप मैं, वरन कंपनियाँ भी, दो कंपनीज मिलकर भी आपस में पार्टनरशिप कर सकती हैं। दो कंपनीज मिलकर भी किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए पार्टनरशिप कर सकती हैं। यानी कि यहाँ पर पर्सन का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं है। ठीक, हु हैव एग्रीड, एग्रीड माने क्या है, सहमत हुए हैं। किस बात के लिए सहमत हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के लिए। बेटा सेक्शन 4 की डेफिनेशन में टू शेयर द प्रॉफिट लिखा हुआ है, लॉस की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप इसे देखिए, किस लिए सहमत हुए हैं, टू एग्रीड द शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के लिए। किस चीज़ का प्रॉफिट, बिजनेस का। अब बिजनेस जो यहाँ पर वर्ड्स हाईलाइट किया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिजनेस। बिजनेस कैसा बिजनेस, एक लीगल बिजनेस, लीगल बोल दो या फिर आप लॉफुल बोल दो। लॉफुल मीन्स जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के दायरे में रहकर किया जा रहा है। ठीक, उस बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए सहमत हुए हैं। अब उसमें काम कौन करेगा, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी के सभी काम करेंगे, यानी कि अगर 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर मिलकर कार्य करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि उनमें से कोई एक व्यक्ति भी बाकी लोगों के लिए कार्य कर सकता है। ये भी बेटी जो आपकी लाइन है, ये आपको क्या दिखाता है, म्यूचुअल रिलेशन को ही दिखाता है, यानी किसी पे भी कोई प्रकार का दबाव नहीं है, सब आपसी सहमति से जुड़े हुए हैं। जिसमें क्या लिखा हुआ है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी एक व्यक्ति बाकी सभी पार्टनर्स के लिए कार्य कर सकता है। ठीक, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार स्पीडली। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, व्यक्तियों के बीच में। अब व्यक्ति कौन से मैंने बताया, कंपनीज भी पार्टनरशिप में आ सकती हैं, दो अलग अलग कंपनीज में या दो अलग अलग बिजनेस भी पार्टनरशिप में आ सकते हैं। इंडिविजुअल्स ही नहीं आएंगे, बाकी पार्टनरशिप में कंपनियां भी आ सकती हैं। एग्रीड माने सहमत हुए हैं। ठीक, किस लिए सहमत हुए, एग्रीड का मीन्स यहाँ पे बेटा सहमत। सहमत कैसे होंगे बताइए मुझे, सहमत कैसे होंगे, एक एग्रीमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, एक एग्रीमेंट के द्वारा। अब एग्रीमेंट क्या होता है, एक एग्रीमेंट मतलब समझौता, जो कि ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। यानी कि आप लोगों ने मुंह जमानी मतलब बोलकर आपस में एग्रीमेंट कर लिया किसी बात को लेकर, या फिर आप उसको रिटर्न फॉर्मेट में लिख लें। ठीक है, लिख लें सारे तथ्यों को और सभी पार्टनर्स के उसमें साइन करा लें। ठीक है ना, किस लिए, प्रॉफिट क्या करेंगे, टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटेंगे, ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का, बिजनेस कौन सा होना चाहिए, लीगल लॉफुल।
ठीक है, यानी कि कोई भी अनलॉफुल, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो नहीं करता। कैरिड ऑन बाय ऑल, जो कि सभी के द्वारा चलाया जाएगा, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई भी एक व्यक्ति बाकी सबके लिए भी कार्य कर सकता है। ये मीनिंग होता है बेटा पार्टनरशिप का। ठीक, किसका मीनिंग होता है? पार्टनरशिप का। इसी के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखे हुए हैं, कुछ विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं क्या होती हैं पार्टनरशिप की? बेटा ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं, बेहतर हैं आप लोगों के लिए, मैंने अपनी पूरी मेहनत से ईमानदारी से बनाए हैं, आप देखिएगा क्या लिखा हो बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 2 और मोर पर्सन्स। एक पार्टनरशिप को चलाने के लिए, पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 पर्सन्स का होना अनिवार्य है। जब तक 2 पर्सन्स मिनिमम नहीं होंगे आप पार्टनरशिप को फॉर्म नहीं कर सकते, यानी पार्टनरशिप को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है ना, लिखा हुआ है क्लियर तौर पर यहाँ पर, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट, क्या लिखा हुआ है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट, कम से कम 2 पर्सन्स, यानी कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। जब मैंने यहाँ पर बेटा बोला आपसे कम से कम 2 पर्सन्स का होना अनिवार्य है, तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर जब मिनिमम 2 है तो मैक्सिमम कितने होंगे? तो बेटा मैक्सिमम पार्टनर्स के लिए पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके लिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2014 में। ठीक है ना, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है बेटा, ये 14 क्या है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैन नॉट बी, नहीं हो सकते, एक्सीड मतलब ज़्यादा, कितने ज़्यादा नहीं हो सकते? 50। ठीक, यानी कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो गए? 50। क्या लिखा है बेटा? वाइड रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014। बच्चे देखो, कंपनी एक्ट 2013 आया, उसमें आपके मैक्सिमम पार्टनर्स को 100 की कैपेसिटी दी गई थी कि आप मैक्सिमम 100 तक रख सकते हैं। लेकिन 2014 में उस एक्ट में रूल 10 के अनुसार कुछ चेंज लाया गया, छोटा था, और उस चेंज में क्या कर दिया गया? उस 100 को कट करके क्या कर दिया गया? 50। यानी कि अब आप मैक्सिमम कितने पार्टनर्स रख सकते हैं? 50, ओनली 50। ठीक, ये हो गया बेटा। एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैंने ये रीड नहीं किया, इसमें क्या लिखा हुआ है? पर्सन्स कैन नॉट बी माइनर, यानी कि जो आप पार्टनरशिप में पर्सन्स जोड़ रहे हैं वो माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि नाबालिग नहीं होना चाहिए। साथ में पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब कैसे कह सकता हूँ मैं आपको, एक फिजिकली चैलेंज्ड बोल दो या डिसेबल्ड बोल दो, या जैसे फॉर एग्जांपल मेंटली तौर पे वीक है, जिसको समझ नहीं है, जिसको दिमागी तौर पे कमी है कुछ, वो आपके पार्टनरशिप में नहीं जुड़ सकता, आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ये साफ तौर पर लॉ में मना किया गया है। ठीक, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्या क्या सुना आपने इसमें? 2 और मोर पर्सन में कम से कम 2 पर्सन का होना अनिवार्य है, मैक्सिमम पर्सन कितने होने चाहिए? 50, और आप किसी भी माइनर के साथ या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था। मैं पलटता हूँ, ये देखिए, ये आपका क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब अभी आपने पीछे पढ़ा था ना, एग्रीड, एग्रीड कैसे हुए थे, मैंने बताया था आपको एग्रीड कैसे होंगे, एग्रीमेंट के द्वारा। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, यानी कि वो लिख कर भी समझौता कर सकते हैं और म्यूचुअल यानी मुंह जवानी भी कर सकते हैं, मुंह से बोलकर। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़िए, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, यानी कि पार्टनरशिप को बनाने के लिए एक एग्रीमेंट का होना अनिवार्य है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब लिखा हुआ है साफ तौर पर, एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? एग्रीमेंट मे बी, हो सकता है, कैसा? ओरल एज वेल एज रिटर्न, यानी कि ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी एग्रीमेंट की आवश्यकता क्या है, एग्रीमेंट क्यों करें हम विदाउट एग्रीमेंट कार्य नहीं कर सकते? तो देखो नीचे लिखा हुआ है, एग्रीमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। एग्रीमेंट क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट, साइंड बाय, साइन मतलब सिग्नेचर किए गए, किसके द्वारा? बाय ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के द्वारा। कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें क्या लिखा हुआ है? टर्म्स एंड कंडीशंस, किस चीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन? पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप में क्या क्या कंडीशंस फॉलो करेंगे हम। इसी एग्रीमेंट को अगर रिटर्न में है तो हम क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में? इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। इसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम दूसरे शब्दों में पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं बेटा। किस नाम से? पार्टनरशिप डीड के नाम से। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, आप वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, फिलहाल के लिए आप समझिए कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न और ओरल दोनों हो सकता है।
साथ में एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन, और उसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है दूसरे शब्दों में, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, आपने डेफिनेशन में एक चीज़ और देखी थी कि टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप में एक बिजनेस का होना भी अनिवार्य है। और हमने क्या बोला था कि बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, यानी कि कानून के दायरे में, पार्टनरशिप एक्ट के दायरे में बिजनेस होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है बिजनेस में, अ पार्टनरशिप कैन एग्जिस्ट ओनली इन बिजनेस, यानी पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही एग्जिस्ट करती है। यानी कि बिजनेस मीन्स व्यापार के लिए ही पार्टनरशिप कर सकते हो आप, और व्यापार कौन सा होना चाहिए, लॉफुल। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो सुनेंगे उसमें। दस इट इज़ नॉट द एग्रीमेंट अलॉन विच क्रिएट्स अ पार्टनरशिप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट से ही आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, वहाँ पर बिजनेस का होना भी अनिवार्य है। अ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन पार्टनर्स बिगिन टू कैरी ऑन बिजनेस, यानी पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ जब भी अस्तित्व में आती है जब पार्टनर्स क्या करें, कैरी ऑन करें एक बिजनेस को, यानी कि एक बिजनेस को चलाएं। ठीक, कैसे चलाएंगे, इन अकॉर्डेंस विद देयर एग्रीमेंट, अपने हुए एग्रीमेंट के अनुसार। ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप। करेक्ट। अब पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए कुछ दो बातें अलग से लिखी हुई, मैं स्टार बना के पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बिजनेस में क्या कवर होगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है, बिजनेस के लिए ओनली स्टेट्स, यानी बिजनेस में क्या क्या आता है, दैट बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, व्यापार, कोई भी ऑक्यूपेशन, ठीक, कोई भी प्रोफेशन, ये सब किस में आएंगे, बिजनेस में आएंगे। यानी कि अगर मैं बोलूँ बेटा एनपीओ को बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता। और आपने अभी डेफिनेशन में सुना था, देयर मस्ट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, वहाँ पर प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए। एनपीओ में क्या होता है, प्रॉफिट होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसको बिजनेस की कैटेगरी में रखा भी नहीं जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि एनपीओ को पार्टनरशिप, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि दो व्यक्ति मिलकर एनपीओ चला रहे हैं पार्टनरशिप में, क्या वो सही है गलत है, तो आप मना कर देंगे वो गलत है, एनपीओ में पार्टनरशिप नहीं हो सकती, नेवर एवर, कभी नहीं हो सकती। ठीक, चौथा पॉइंट में बेटा क्या लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का बंटवारा। कैसे होगा बंटवारा, द पर्सन्स कंसर्न मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, यानी पर्सन जो है कंसर्न मतलब विचार विमर्श करें, किस पे, शेयर करें, किसका, क्या, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार के लाभ को बांटें। बिकॉज, क्योंकि नो पर्सन, क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन इज़ अ पार्टनर अनलेस ही और शी हैज़ द राइट टू शेयर द प्रॉफिट, यानी कि वो व्यक्ति पार्टनर नहीं हो सकता अगर उसको बिजनेस में भाग, मतलब बिजनेस में लाभ पाने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, यानी कि बिजनेस में लाभ पाने का अधिकार होना अनिवार्य है। ठीक है ना। अब उसके अलावा एक नीचे फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है स्पेशल तौर पे, वो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 4 डज नॉट इंसिस्ट अपॉन शेयरिंग ऑफ लॉस। अभी मैंने बताया था ना आपको, लॉस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। देखो नीचे लॉस के बारे में आ गई बात। इंसिस्ट माने सेक्शन 4 डज नॉट इंसिस्ट अपॉन शेयरिंग ऑफ लॉस, यानी शेयरिंग ऑफ लॉस के ऊपर कोई बात नहीं करता सेक्शन 4। दस अ प्रोविजन ऑफ शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट नेसेसरी, यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ बेटा, सेक्शन 4 में लॉस को बांटने का कहीं भी दबाव नहीं बनाया गया है। ठीक है, इसलिए शेयरिंग ऑफ लॉस के लिए कोई प्रोविजन नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। आप करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंड करता है, लेकिन आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन एक लॉजिकली, एक फ्रेंडली नेचर में बात की जाए बेटा, देखो अगर आप प्रॉफिट शेयर करेंगे तो लॉस भी शेयर करेंगे। बट हाँ, अगर सिर्फ पार्टनरशिप आप इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि भाई चलो हम कोई व्यापार करते हैं और उसमें होने वाले घाटे को आधा आधा बांट लेंगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक, वहाँ पर प्रॉफिट का होना अनिवार्य है। वो एक नेचुरल बात है कि देखो बिजनेस रन होगा, चलेगा, तो वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दोनों पॉसिबिलिटी है। बट आप खाली लॉस को बांटने के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है ना, स्पेशल तौर पर आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये बात पीछे लिखी हुई थी। ठीक, और यही बात आपको यहाँ पर भी बताई गई है। ठीक है, फोर्थ के बाद बेटा अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो एक सेकेंड, आगे देखिए, नो सेपरेट एंटिटी, यानी कि पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो पार्टनर से सेपरेट नहीं होती है। ठीक, सेपरेट माने अलग नहीं होती है। पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो मेंबर से अलग नहीं होता है। ठीक है बेटा, अभी मैंने एक नाम लिया फर्म, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा भैया सर ये फर्म किसे बोलते हैं, तो ऊपर मैंने लिख दिया एक अलग से। फर्म का मीन्स क्या होता है, द ग्रुप ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स का समूह, विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म।
यानी कि ग्रुप ऑफ पार्टनर का जो पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, यानी कि दो पार्टनर मिलकर जिस बिजनेस को चला रहे हैं उस बिजनेस को क्या बोला जाएगा? फर्म बोला जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप में अगर दो पार्टनर मिलकर कोई व्यापार चला रहे हैं तो उस व्यापार को क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। करेक्ट। 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा ये अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीन्स क्या है बेटा? आपने ऊपर पढ़ा सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। दैट मीन्स अगर व्यापार को यानी कि आपकी फर्म को कोई भी लॉस होगा, आपकी फर्म को कोई भी लॉस होगा तो पार्टनर्स अपनी प्राइवेट एसेट्स बेचकर भी उस लॉस को कंपनसेट करेंगे। करेक्ट। पढ़ते हैं क्या लिखा है? द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आर अनलिमिटेड। यानी कि असीमित है, आप अपने घर की एसेट्स बेचकर भी उस लॉस को कंपनसेट करेंगे। कैसे? लाइक द सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने ये वाला टॉपिक जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पर भी पढ़ा होगा। कहाँ पर? सोल प्रोप्राइटरशिप में, वहाँ कक्षा 11th में आपने वहाँ पर भी सुना होगा क्या कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अकेले कोई व्यापार कर रहे हैं और उनको कोई लॉस होता है बिजनेस में तो वो अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के भी लॉस को कंपनसेट करते थे। करेक्ट। 7th और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है, क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने क्या है? यहाँ पे इंटरेस्ट में ब्याज से नहीं है, अपना हिस्सा, लाइक अपनी भागीदारी बोल सकते हो आप। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कुछ रोक लगाई है। क्या रोक लगाई है? अ पार्टनर कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन द फर्म में विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर बेटा मैं आपसे बात करूं, अगर सपोज दैट ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, बी अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकता कि वो बिजनेस छोड़ कर चला जाए और अपनी जगह पर डी को छोड़ जाए कि हाँ जी मेरी जगह पे आप काम कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो सारे पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसका एक अलग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? बी को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा बेटा और डी को उस फर्म में एडमिशन कराना पड़ेगा अपना, यानी कि जुड़ना पड़ेगा, तब ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बी बाहर से बाहर ही जाके डी को मना ले और उसको बोल दे कि भाई एक काम कर, मैं बिजनेस को छोड़ रहा हूँ और आप मेरी जगह पे शामिल हो जाओ वहाँ पर। ऐसा नहीं कर सकता। ये रोक लगाई गई है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की रोक लगाई गई है। कैन नॉट, नहीं कर सकता। करेक्ट। ये बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आपने पढ़े। आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना समझने के लिए। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के जस्ट बाद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे नीचे क्या लिखा है? राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के कुछ अधिकार भी होते हैं। पार्टनरशिप की अगर विशेषताएं होती हैं तो पार्टनर्स के कुछ निजी अधिकार भी होते हैं, वो उस अधिकार को डिमांड कर सकते हैं। यानी पार्टनर जैसे फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी सेपरेट हैं कि अब वो अपने राइट्स की डिमांड कर सकते हैं। उनके अधिकारों को नहीं दबाया जा सकता। वो कौन कौन से अधिकार हैं? लिखा हुआ है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी कि प्रत्येक पार्टनर को अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट करे, भागीदारी करे। किस में भागीदारी करे? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार के मैनेजमेंट में हिस्सा ले। आप उसको मना नहीं कर सकते कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी और आप बी को ये नहीं कह सकते भाई आप घर जाओ, बिजनेस हम चलाएंगे खाली। ऐसा नहीं है। उसको राइट है पूरा कि वो पार्टिसिपेट करेगा, वो सुनेगा आपकी बातें, समझेगा आपकी बातें बिजनेस में। ठीक। टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। कंसल्टेड माने बात, विचार विमर्श, बातचीत करते रहे आपस में बिजनेस को लेकर। ठीक। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। मतलब प्रत्येक पार्टनर को बेटा ये अधिकार होता है क्या कि वो इंस्पेक्ट माने जांच पड़ताल कर सकता है, चेकिंग कर सकता है। किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब आपको पता है, आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक व्यापार को अपनी एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए बनानी पड़ती हैं जिसमें वो अपना लेखा जोखा करते हैं सारे प्रॉफिट लॉस का। तो प्रत्येक पार्टनर को राइट है कि वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी एक कॉपी भी ले सकता है पे कॉपी ऑफ इट, यानी कि एक कॉपी अपने पास वो ले जा सकता है घर पे चेक करने के लिए। आप उसको मना नहीं कर सकते। क्लियर है बात? देखिए 4th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो। यानी प्रत्येक पार्टनर का ये अधिकार भी होता है कि वो प्रॉफिट या लॉस को बांटे बाकी पार्टनर्स के साथ। किस रेशो में? एग्रीड रेशो में। एग्रीड मतलब जिसमें वो सहमत हुए हैं। एक रेशो डिसाइड की जाएगी कि वो आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, उसी रेशो में अपने प्रॉफिट को बांटेगा सभी के साथ। प्रत्येक पार्टनर का ये अधिकार होता है।
इसके बाद क्या लिखा हुआ है, टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस फॉर द सेम। यानी कि एक पार्टनर अगर बिजनेस को छोड़ना चाहता है, यानी कि ए बी सी में अगर सी व्यापार को छोड़ना चाहता है, सी हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वो एक प्रॉपर रिटर्न नोटिस देकर बिजनेस से क्विट कर सकता है। बट गिविंग देकर, क्या देकर, प्रॉपर नोटिस, एक नोटिस देना पड़ेगा उसको। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि बी ने आना बंद कर दिया व्यापार में और आप मान लेंगे वो रिटायरमेंट ले लिया उसने, नहीं, उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, उसको फर्म को एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, तभी वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, अदरवाइज रिटायरमेंट नहीं ले सकता है। ऐसे करेक्ट है बेटा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये आपके कुछ राइट्स है, 2 राइट्स आपके और लिखे हुए मैंने, ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे। आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो आप इन 7 में से कोई भी 5 अपनी कॉपी में यानी कि अपने एग्जाम शीट में लिख सकते हैं, बट लर्निंग के लिए आपको 7 पता होने चाहिए। ठीक, नॉलेज बेस्ट होती है, जितनी नॉलेज होगी उतना ही अच्छा है। क्या लिखा है 6 पॉइंट पे, टू गेट इंडेमिनिफाइड। इंडेमिनिफाइड माने क्या होता है, कंपनसेट, क्षतिपूर्ति, बताऊंगा इसका मीनिंग समझा कर अभी। अगेंस्ट द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम ऑन द बिजनेस और इनकर्ड बाय हिम ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, ए बी एंड सी। भाई ए ने क्या करा, बिजनेस के लिए या बिजनेस में अपनी पर्सनल पॉकेट से कुछ खर्च कर दिया, ठीक, तो बेटा उसको पूरा अधिकार है कि वो फर्म से अपने द्वारा किए गए पर्सनल एक्सपेंडिचर को क्लेम कर सकता है। भाई ए ने बिजनेस के लिए लाख रुपए खर्च कर दिए पर्सनली पॉकेट से, तो वो क्लेम कर सकता है बिजनेस से कि साहब कि मेरे जो 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं वो आप मुझे वापसी करो। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इंडेमिनिफाइड माने क्या होता है, वो क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है अपना, कि भाई मैंने खर्चा किया है बिजनेस के लिए, मुझे वापस चाहिए वो पैसा। ठीक, 7 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, स्पेलिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय हिम टू द फर्म। यानी कि उसको एक राइट और होता है क्या, कि वो बेटा अगर फर्म को किसी प्रकार का कोई एडवांस या कोई लोन देता है तो उस पर ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेट क्या होगा बेटा, उनकी डीड में लिखा होगा, उनके किए जाने वाले एग्रीमेंट में लिखा होगा। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा होगा तो बेटा ये एक्ट में लिखा हुआ है कि उस पर रेट क्या रखा जाएगा, 6%। अगर उनके बीच में इस इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस पर रेट क्या रखते हैं, 6%। ये सब कुछ क्या थे उनके राइट्स से, किसके, पार्टनर्स के। एक बार आप दोबारा से सुनिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक, इसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। बेटा जैसे ही पार्टनर्स के कुछ अधिकार होते हैं वैसे ही उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। भाई उनको राइट है तो उनके साथ में उनकी ड्यूटीज़ भी बनती हैं कुछ, कि वो उस ड्यूटीज़ को निभाएं बिजनेस में। ड्यूटीज़ क्या क्या है, पहली ड्यूटी क्या लिखी हुई है, ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ। यानी प्रत्येक पार्टनर का ये दायित्व है, यानी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि वो फर्म के हित में काम करें। गुड फेथ मतलब फर्म के हित में कार्य करें, जो फर्म के लिए लाभदायक हो। क्लियर है बात। ड्यूटी टू बी हार्ड वर्किंग, प्रत्येक पार्टनर का ये भी अपना एक कर्तव्य है कि वो बिजनेस में हार्ड वर्किंग रहे, मेहनती रहे, मेहनत से कार्य करे। ठीक, ड्यूटी टू इंडेमिनिफाई फॉर फ्रॉड, उसकी ये भी ड्यूटी बनती है कि अगर बेटा पार्टनर, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि अगर पार्टनर कोई अपनी पॉकेट से खर्च करता है तो उसको अधिकार है कि वो फर्म से डिमांड कर सकता है। ऐसे ही बेटा अगर पार्टनर कोई फ्रॉड करता है जिसकी वजह से फर्म को लॉस होता है तो फर्म को भी उसको क्या करना पड़ेगा, इंडेमिनिफाई करना पड़ेगा, यानी कि उस लॉस का भरपाई करनी पड़ेगी। अगर एक ही वजह से फर्म को कोई लॉस होता है तो एक ही ड्यूटी बनती है ये, कि जितना भी लॉस हुआ है वो उसको अपनी पर्सनल पॉकेट से भुगते। ठीक है, उसको भरपाई करें। साफ तौर पर लिखा हुआ ड्यूटी टू इंडेमिनिफाई फॉर फ्रॉड, यानी कि किसी भी तरह का अगर वो कोई फ्रॉड करता है पार्टनर तो उसके लिए वो क्या करेगा, इंडेमिनिफाई करेगा, यानी कि कंपनसेट करेगा, भुगतान करेगा। क्लियर है बात। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट, अब मीन्स क्या है इसका, कम्पीट, ये तो एक लाइन में लिख गया, ड्यूटी नॉट टू कम्पीट मतलब बेटा कोई भी पार्टनर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी ने मिलकर पार्टनरशिप में कार्य करा। ठीक, उन्होंने सपोज करिए टेक्सटाइल का बिजनेस करा है, यानी कि कपड़ों के व्यापारी हैं तीनों ने मिलकर कपड़ों का व्यापार शुरू करा है। बेटा ना ही ए, ना ही बी और ना ही सी, तीनों में से कोई भी अलग से कपड़ों का कोई व्यापार नहीं कर सकता जो उस बिजनेस से कंपटीशन में आए। ठीक है, यानी कि अगर ए बी सी तीनों ने मिलकर कपड़ों का व्यापार शुरू कराया तो बेटा कोई भी सेपरेट पार्टनर अलग से कपड़ों का कार्य नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है, यानी कि अगर वो ऐसा करता है, जैसे आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर जी अगर उसने ऐसा कर लिया तो बेटा बिजनेस के पास, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के पास पूरा अधिकार है कि बेटा अगर वो उस बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट कमाता है जो वो पर्सनल लेवल पे कर रहा है, उस पर्सनल प्रॉफिट को भी बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक,
उस पर्सनल प्रॉफिट को भी क्या किया जाएगा, बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर लिया जाएगा। क्लियर है बात। 5th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी नॉट टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट बाय द यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी एंड बाय द यूज ऑफ फर्म्स नेम। यानी कि उसका एक और दायित्व बनता है कि क्या वो फर्म का नाम या फिर फर्म की संपत्ति का यूज़ कर कर अपना कोई निजी लाभ नहीं कमाएगा, अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। ये कुछ क्या है, ड्यूटीज़ है पार्टनर की जो उसको निभानी पड़ेंगी। एक अच्छा पार्टनर वही होगा जो इन सारी ड्यूटीज़ को निभाएगा। ठीक है, समझ आई बात बेटा। तो अभी तक हमने क्या क्या रीड किया, हमने पढ़ी पार्टनरशिप की डेफिनेशन, हमने पढ़े पार्टनरशिप की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही हमने पढ़ा राइट्स पार्टनर्स के, कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या अधिकार हैं उनके। इसके अलावा हमने उनके क्या पढ़ा, ड्यूटीज़ को भी पढ़ा कि पार्टनर्स के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, कि क्या क्या दायित्व हैं कि वो जिनको निभाएंगे। ठीक है, इसके जस्ट नीचे बेटा आपको आज का लास्ट टॉपिक दिख रहा होगा, क्या, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप कितने प्रकार से कर सकते हो। वैसे तो बेटा अगर आप गूगल करेंगे या बुक्स को रेफ़र करेंगे तो वहाँ पर अनेक प्रकार की पार्टनरशिप लिखी हुई है, बहुत टाइप्स के अलग अलग लिखे हुए, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसके अलावा लॉफुल, अनलॉफुल, इलीगल पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप, बहुत सारी लिखी हुई हैं। बट जो मैंने लिखी है, छांट के लिखी है, वो सारी आपकी विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कम से कम। क्या क्या लिखा है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, यानी कि पार्टनरशिप की गई है फॉर फिक्स पीरियड, किसी विशेष समय के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक, पार्टनरशिप की गई है। जैसे ही वो टेन्योर आपका पूरा होगा, यानी कि आपका जो आपने 5 साल के लिए पार्टनरशिप करी है, 5 साल आपके पूरे हो गए, तो आपके पास राइट है। राइट क्या है, कानूनी रूप से वो पार्टनरशिप बंद की जा सकती है, बट अगर आप चाहें तो उसको एज ए नॉर्मल पार्टनरशिप आप कंटिन्यू कर सकते हैं बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, दोबारा से एग्रीमेंट कर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं बेटा, ये रिसेंटली में केस था एक, आपने सुना होगा हीरो होंडा का। 1984 में हीरो और होंडा दोनों एक साथ आए, उन्होंने मिलकर क्या करा, हीरो होंडा के नाम से मोटरसाइकिल लॉन्च की। उन्होंने इस बात की डिमांड करी कि वो हर 10 साल में अपने एग्रीमेंट को रिन्यू करेंगे। 1984 में एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने 10 साल बाद 1994 में क्या करा, एग्रीमेंट को रिन्यू कर लिया, क्योंकि पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, पैसा कमा रहे थे वो लोग। 1984 के बाद 1994 में एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया, उसके बाद फिर 10 साल बाद एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया। ठीक, बट क्या हुआ बेटा, जब 1994 के बाद 10 साल हुए, यानी कि 2004 में जब आपका एग्रीमेंट रिन्यू किया गया, यानी कि 2004 में जब आपका एग्रीमेंट रिन्यू किया गया नेक्स्ट 10 ईयर के लिए, तो बेटा वो बिजनेस उनके बीच में कुछ मतभेद हो गए 2010 के आसपास, हीरो और होंडा दोनों के लिए सेपरेट। तो फिर क्या किया, उन्होंने उस पार्टनरशिप को वहीं डिस्क्वालीफाइड कर दिया, यानी कि उन्होंने वहीं उस पार्टनरशिप को बंद कर दिया। 2010 में वो लोग अलग अलग हो गए। ठीक है, ऐसे ही फिक्स पीरियड पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर आपने 5 साल के लिए पार्टनरशिप करी है, 10 साल के लिए पार्टनरशिप करी है, आपका टेन्योर पूरा हो गया, तो लीगली वो पार्टनरशिप सॉरी बच्चे, लीगली वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी। बट अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको एक न्यू एग्रीमेंट पास ऑन करना पड़ेगा, जैसे कि हीरो होंडा ने किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, पार्टनरशिप फॉर ए स्पेसिफिक वर्क, किसी विशेष कार्य के लिए, जिसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए पार्टनरशिप की जा रही है। व्हेन द पार्टनरशिप स्टार्ट्स फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, ए स्पेसिफिक वर्क, उसे क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। जैसे कि बेटा मैं आपको बताऊँ, आपने सुना होगा जॉइंट वेंचर के नाम से। ठीक है, या फिर मैं आपको और थोड़ा सा डीप में जाऊँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, तो अभी जस्ट रतन टाटा जी और आपके मुकेश अंबानी जी ने एक छोटी सी वार्तालाप कर रहे हैं, वो अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की कंपनी है, जिसके साथ वो क्या कर रहे हैं, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाती है मेट्रो सिटीज़ में। इलेक्ट्रिक मतलब जो बिजली से चलती है टैक्सी, जैसे आप पेट्रोल से आते हैं ना, ऑटो रिक्शा करते हैं, वो इलेक्ट्रिक होंगी। ठीक, जो कि सस्ती होती हैं पेट्रोल की अपेक्षा। तो बेटा रतन टाटा जी और मुकेश अंबानी जी दोनों साथ में आ रहे हैं एक विशेष कार्य के लिए। क्या कर रहे हैं वो, रतन टाटा जी ने प्रॉमिस किया है कि वो ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी कंपनी जो है उसको 3500 अप्रॉक्स 3500 टैक्सीज यानी कि गाड़ियाँ बना कर देंगे। और मुकेश अंबानी जी क्या करेंगे, उनके चार्जिंग पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। ठीक, उनके चार्जिंग पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे ताकि वो चार्ज समय समय पर होती रहे, रास्ते में उनको चार्जिंग स्लॉट मिले, जिससे कि उनको प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये भी तो एक तरीके की पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, विशेष तौर के लिए काम कर रहे हैं वो।
ठीक, और उससे जो प्रॉफिट होगा उनका अपना सेपरेट होगा। एक तरीके से है तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी विशेष कार्य के लिए जुड़ रहे हैं वो, नहीं तो रतन टाटा जी अलग हैं, अंबानी जी अलग हैं, बट एक विशेष कार्य के लिए वो जुड़ रहे हैं साथ में। ऐसे ही पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। व्हेन स्पेसिफिक वर्क कंप्लीटेड, जब उनका कार्य पूरा हो जाएगा, इट्स एंड ऑटोमेटिकली, वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, यानी पार्टनरशिप खत्म, क्लोज। ठीक है, करेक्ट है। लास्ट एंड फाइनल, पार्टनरशिप एट विल। विल माने क्या होता है? इच्छा। अब ये इच्छा मीन्स क्या है? पार्टनरशिप बंद कब होगी? जब हमारी इच्छा करेगी। हमारा कोई मन नहीं है बंद करने का, कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमारा मीन्स कोई मतभेद हो गया बीच में, तो हम प्रॉपर वे में लीगली प्रूफ, लाइक लीगल तरीके से उसको बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि वो बंद कब होगी, लिखा हुआ है, पढ़ ले। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ आप जुड़े चैनल से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेटा ये यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है मेरी, हो सकता है मैं थोड़ा सा होपलेस था, बट नेक्स्ट टाइम से मैं और बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे, गुड बाय।